नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। रामधारी गुप्ता खंड 1 की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पहुंच चुके हैं पार्ट 32 पे। इस डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की और पीडीएफ हमेशा की तरह आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी, जिसका नाम होगा RG32। फटाफट से सभी लोग डिक्टेशन को करिए लाइक और डिक्टेशन को लिखने के बाद आप सभी लोग प्लीज कमेंट भी जरूर किया करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग-अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पर लोकतंत्र रूपी हमारा ताजा पानी कभी-कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति-रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है या आप अपने विचारों को खुलकर प्रकट करते हैं। इन सब के तब तक कुछ अर्थ नहीं होते जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और स्तर में समा जाएं। प्रस्ताव पास कर देना बहुत सरल है, पर उसका कार्यान्वयन करना सरल नहीं। हम जानते हैं कि स्थिति या पद में कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है और कुछ एक का किन्हीं दूसरी चीजों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है, उसे परिवर्तित करने का भय। हम जानते हैं कि अमुक चीज बुरी है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह बड़े-बड़े परिवर्तनों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते। हम परिवर्तन लाएं कैसे? हम लोगों को इस बात का कैसे विश्वास दिलाएं कि परिवर्तन आवश्यक है? महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी-छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम हैं, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही
दस्तक दे रही हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेहवृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है, तो दोनों को लाभ पहुंचा है। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, तो लोगों को किसी चीज का ज्ञान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद
तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहाँ जहाँ भी ढील दी गई है, वहाँ पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। स्टॉप।